अब हम बात करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग के बारे में। ये पर्पसिव वर्ड कहां से आया? पर्पस से। यस, इस सैंपलिंग की टेक्निक में एक इन्वेस्टिगेटर को जो स्टडी करनी होती है, उस स्टडी का जो पर्पस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में से वो कुछ ऐसी आइटम का सिलेक्शन करता है जो उसको लगता है कि पूरी यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब इस टेक्निक में इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। उसको लगता है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसमें इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर की मर्जी चलती है, इच्छा चलती है। उसको पता है कि मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, भेदभाव भी हो जाता है। स्टडी का जो पर्पस होता है उसको वो ध्यान में नहीं रखता, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल ऐसे सेलेक्ट कर लेता है जो उसको बेनिफिट दे। तो इस सैंपलिंग के मेथड में पर्सनल बायसनेस बोले तो पक्षपात की भी संभावना ही बनी रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसके बाद रिजल्ट गलत भी मिल जाए। अब बात आती है कि सैंपलिंग के इस मेथड को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं। सैंपलिंग के इस मेथड को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेटर को अपना पर्पस पता हो, उसको पता हो कि कौन सी आइटम्स सैंपल में सेलेक्ट करनी है, उसको ये भी पता हो कि ये वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली आइटम सैंपल में लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर सैंपलिंग का ये पर्पसिव मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर खर्चा कम आता है, इसके ऊपर एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं। फिर इसमें हम आइटम्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी स्टडी का पर्पस पता होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो चौथा बेनिफिट है वो यही है कि स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी ठीक मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी कभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत सैंपल को भी सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरा डिसएडवांटेजेस भी पैदा हो जाता है, दूसरा डिमेरिट भी हमारे सामने आ जाता है कि रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट होता है, क्योंकि सैंपल मैंने वही सेलेक्ट किया जो मेरे फायदे के लिए था, इसलिए रिजल्ट के ऊपर डाउट होना तो नॉर्मल सी बात है। तो डिसएडवांटेजेस दो हो गए कि इसमें पर्सनल बायस हो जाती है, मतलब पक्षपात हो जाता है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट के ऊपर डाउट बना रहता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बारे में, जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। ये मेथड रियलिटी में रैंडम सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। सैंपलिंग के इस मेथड में क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर अपनी जो स्टडी करना चाहता है उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए पहले वो ये देखता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर टोटल आइटम्स कितनी हैं। फिर वो टोटल आइटम्स को उनके फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद वो उसमें से रैंडमली आइटम्स को सेलेक्ट करता है। मतलब स्टेप नंबर 1 पर्पसिव सैंपलिंग का होता है, स्टेप नंबर 2 रैंडम सैंपलिंग का होता है। अब क्योंकि ये दोनों सैंपलिंग इसमें मिक्स हैं, इसलिए हम इसको मिक्स सैंपलिंग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने एक स्टडी करनी है कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, मान लो एक स्कूल में जाता है, उस स्कूल में उसने देखा कि 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से अगर वो डायरेक्ट कुछ बच्चों को सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लेता है तो मैं कहूंगा कि उसने रैंडम सैंपलिंग की है। पर हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का, मिक्स्ड सैंपलिंग का। इस सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पूरी यूनिवर्स को, पूरे स्कूल को कुछ फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर देगा। मतलब 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे तो हैं साइंस के, कुछ हैं कॉमर्स के हैं और कुछ हैं आर्ट्स के। तो उसने देखा कि 500 बच्चे साइंस में हैं, 300 बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और 200 बच्चे मान लो आर्ट्स स्ट्रीम में हैं। अब मान लो उसने स्टडी के लिए
100 आइटम्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा? 500 में से 50 बच्चे कोई भी सेलेक्ट कर लेगा, 300 में से 30 बच्चे और 200 में से 20 बच्चे। तो यहां पर कितना हो गया? 50 प्लस 30 प्लस 20, टोटल उसने 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लिया है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर जो फर्स्ट स्टेप था, पूरे स्टूडेंट्स को, कंप्लीट स्टूडेंट्स को जब उसने फीचर्स के बेस पर डिवाइड किया, तो ये पहला स्टेप है पर्पसिव सैंपलिंग। फिर 500 बच्चों में से उसने आंख बंद करके कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया, ये है रैंडम सैंपलिंग। तो पर्पसिव सैंपलिंग प्लस रैंडम सैंपलिंग कौन सा बन गया? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, या जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। तो सैंपलिंग के इस मेथड में यही होता है, फर्स्ट स्टेप हम फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप्स को बना देते हैं, पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या होता है? हमारा रैंडम सैंपलिंग का होता है। अब हम बात करते हैं कि सैंपलिंग के इस मेथड्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम्स को भी हम कवर कर लेते हैं। यस, हमने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। देखो 500 बच्चे अलग किए, 300 अलग, 200 अलग, 500 में से 50 प्रोपोर्शनेट आए हैं, 300 में से 30, 200 में से 20। ऐसा तो नहीं है ना कि 500 में से 20 सेलेक्ट किए हों या 200 में से मैंने 50 सेलेक्ट कर लिए हों। तो सिस्टमेटिक तरीके से मैंने काम किया है, इसलिए फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। जो सेकंड बेनिफिट है वो यही है कि कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है। आर्ट्स वालों की कॉमर्स के साथ, कॉमर्स की साइंस के साथ, साइंस की आर्ट्स वालों के साथ कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी। जो तीसरा जो बेनिफिट है वो यही है कि ये सैंपलिंग का जो ये मेथड है ये रिलायबल है, विश्वसनीय है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। चौथा जो बेनिफिट है वो यही है कि इससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट भी निकल सकते हैं। यस, रियलिटी में ही सच्चाई के ऊपर आधारित या हम अर्थपूर्ण रिजल्ट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की कौन कौन सी डीमेरिट्स है। डीमेरिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि एक इन्वेस्टिगेटर को पूरी यूनिवर्स की फुल फ्लैश नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से ग्रुप बनने वाले हैं, उसमें से सैंपलिंग कैसे होने वाली है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को फुल फ्लैश नॉलेज पॉपुलेशन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में नहीं है, तो वहां पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आपकी फेल हो जाएगी, आप उसको वहां पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने क्लासिफिकेशन करते हुए कोई पक्षपात कर दिया, कुछ गड़बड़ी आपने कर दी, तो लास्ट में आपके रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं? गलत मिलने वाले हैं। ये पक्षपात वाला पॉइंट हमने पर्पसिव सैंपलिंग में भी डिस्कस किया था। थर्ड हमारा पॉइंट है कि अगर आपका पॉपुलेशन का साइज छोटा है, यहां पर देखो 1000 लोग थे, यहां पर 1000 बच्चे थे, यहां पे क्लासिफिकेशन करनी देखो कितनी इजी थी। पर यही पॉपुलेशन का साइज, यही यूनिवर्स का साइज अगर आपका छोटा है, तो वहां पर आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो डेफिनेटली वहां पर आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग नहीं बन पाएगा, वहां से आप कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक, मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।